नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पूरे देश में आजकल बस एक ही चर्चा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने जा रहा है। और सच कहूं तो ये चर्चा पूरी दुनिया में है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। दोनों के पास तबाही के सबसे बड़े बम हैं। और इसी सिलसिले में एक सवाल और भी है जो सबकी ज़ुबान पर है कि क्या आने वाले दिनों में पहलगाम हमले के जवाब में भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है पाकिस्तान पे। क्या पाकिस्तान पर हमला होने जा रहा है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखें या एलओसी पे देखें, भारत पाकिस्तान के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर तेज़ी से सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। ना सिर्फ उस तरफ बल्कि इस तरफ भी भारत पाकिस्तान दोनों तरफ डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और जिस तरह से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीक्रेट मीटिंग हुई, काफ़ी देर चली प्रधानमंत्री के साथ, और उससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी के या यूँ कहें डिफेंस के सबसे बड़े अधिकारी जिनके अंडर में सेना और एयरफोर्स और नेवी आती है, उनकी पहले मीटिंग हुई राजनाथ सिंह के साथ। उसके बाद फिर तमाम खुफिया अफसरों की मीटिंग हुई। ये जो मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या फिर विदेश मंत्री, अंदेशा यही हो रहा है कि तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन, वो ये है कि अगर भारत पहलगाम हमले के बाद एक जवाबी कार्रवाई करता है, रिटेलिएट करता है पाकिस्तान पर, तो ये जो स्ट्राइक है, ये जो हमला है, इसका स्केल क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस तरह की ये स्ट्राइक होगी। क्या हमारे फाइटर प्लेन्स जो हैं वो पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसेंगे और पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ ठिकानों पर हमला करेंगे, खासकर आतंकी ठिकानों पर, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर थल सेना आर्मी घुसेगी अंदर और हमला करेगी, या फिर पाकिस्तान आर्मी के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके जो ठिकाने, अहम ठिकाने, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, क्या उस पर स्ट्राइक होगी। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो दोस्त पूछ रहे हैं। और जो सवाल सबसे ज़्यादा दोस्त पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, भले ही लो कन्फ्लिक्ट हो, भले ही बहुत बड़े स्केल पर युद्ध ना हो, अगर युद्ध होता है, कारगिल जैसा युद्ध होता है, ऐसी नौबत आती है, तो फिर चाइना का रोल क्या रहेगा, चाइना की भूमिका क्या रहेगी, जिसके बॉर्डर पर पिछले कुछ बरसों से, इंडो चाइना बॉर्डर पे जिस तरह की डिस्टर्बेंसेस हैं, जिस तरह से रिश्ते हमारे चीन के साथ हैं, उसके संदर्भ में दोस्त पूछ रहे हैं कि चाइना की भूमिका क्या होगी, चाइना का स्टैंड क्या होगा। क्या वो पाकिस्तान का खुला समर्थन करेगा या वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि भारत से व्यापार बहुत ज़्यादा है। तो चाइना क्या न्यूट्रल रहेगा या फिर पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर जाएगा या अंदर ही अंदर कुछ मदद करेगा। चाइना का रोल क्या है, इस पर भी पूछा जा रहा है। अब दोस्तों, जो एक बड़ा इशू है या गंभीर इशू है वो ये है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, जवाबी कार्रवाई करता है, और युद्ध जैसी नौबत आ जाती है, तो फिर क्या होगा। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो युद्ध है दो मुल्कों के बीच, वो सेना में नहीं लड़े जाते। भारतीय सेना युद्ध नहीं लड़ती, सिर्फ पूरा देश युद्ध लड़ता है, ये याद रखिएगा। सेना नहीं, पूरा देश युद्ध लड़ता है, पूरा देश उसमें इन्वॉल्व होता है। इसलिए अगर युद्ध की नौबत आती है तो हमारी आपकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी। और शायद इतने मुश्किल सवाल जो आज मैंने उठाए हैं, सच्चाई है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। कोई पत्रकार, कोई नेता इन सवालों के जवाब सही तरह से नहीं दे सकता है। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस का एक्सपर्ट दे सकता है, और वो भी एक्सपर्ट कोई कर्नल या लेफ्टिनेंट या ब्रिगेडियर नहीं। एक ऐसा शख्स ही सवाल के जवाब दे सकता है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन का एक्सपर्ट हो। और इत्तेफाक है, मेरी खुशकिस्मती आपकी भी है कि आज एक ऐसे मेहमान को मैं आपके सामने लाया हूं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दो जंग लड़ी हैं और जीती हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने कारगिल युद्ध का सारा ऑपरेशन कंट्रोल किया, सारा मिलिट्री ऑपरेशन की कमान उनके हाथ में थी, और उन्हें इस तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है। खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं, और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी। जनरल भंडारी
कारगिल युद्ध के आप कह सकते हैं रणनीतिकार, और वो हमारे साथ आज होंगे और उनसे मैंने कई सवाल किए और मैं जान के मुझे हैरत हो गई कि भंडारी साहब ने, जनरल भंडारी ने हर एक सवाल का बेहद आसानी के साथ जवाब दिया, जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को समझा रहा हो। और दोस्तों, जिस तरह का माहौल बनता चला जा रहा है इस वक्त देश में, ना सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में, मुझे लगता है कि जनरल भंडारी को सुनना आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए भी ज़रूरी, सबके लिए ज़रूरी है कि जनरल भंडारी को सुना जाए और थोड़ी तैयारी, थोड़ा सजग हम भी रहें। भंडारी साहब को सुनिए, इशू को समझिए, पिक्चर को क्लियर करिए। ये बताइए कि पाकिस्तान की सेना जो जंग की बात कर रही है, पाकिस्तान की सेना, जनरल साहब, कितने दिन तक जंग लड़ सकती, कितने दिन का उसके पास गोला बारूद है, कितने दिन तक लड़ने की क्षमता है, आर्थिक ताकत है, तेल कितने दिन का है पाकिस्तान के पास जनरल साहब? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ सेना या वायुसेना या नौसेना ही नहीं लड़ती है, ये पूरा राष्ट्र लड़ता है। तो आज पाकिस्तान की राष्ट्र की हालत बहुत खराब है। आपको ये समझना होगा कि उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ, उसके वहाँ उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। बलूचीज की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। अभी आपको मालूम है जफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, कितने लोग वहाँ मरे। और अंदरूनी उनकी विद इन द आर्मी बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ देखिए, पाकिस्तानी सेना में कोई आर्मी कमांडर नहीं होता। जैसे भारतीय सेना में आपने पूरे राष्ट्र को कमांड में बांटा हुआ है, वहां पर सबसे शीर्ष जो अपॉइंटमेंट होता है वो कोर कमांडर्स का होता है। तो कोर कमांडर्स के बीच में आपस में मेल मिलाप नहीं होता है। और आजकल जैसा मैं समझता हूं कि आजकल उनकी सेना में भी बड़ा विरोधाभास अंदर की तरफ है। तो ऐसे में जब आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो आपने यही कार्रवाई करनी है। इस तरह से आपने ध्यान बटाना है, क्योंकि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं पाकिस्तान में। तो ये जो आसिम मुनीर ने जो इस तरह की जो भाषणबाजी की, जी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद हाफिज सईद को भी उन्होंने परास्त कर दिया। जी 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 जी, मतलब वो तो एक उनकी कुर्सी मुल्ला खुद कमजोर है, इस वजह से आसिम मनीर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो जी जनरल साहब सवाल है, आपने बता दिया कि साहब पाकिस्तान सेना में गुटबंदी है, पाकिस्तान सेना में जो है जो चेन ऑफ कमांड है उसको लेकर भी विरोध है। आपने कहा आर्थिक स्थिति जो है चौपट है, अफगानिस्तान पर भी मोर्चाबंदी चल रही है, इधर जो है बलूचिस्तान में तो पूरे आप कह सकते हैं शोले फिल्म चल रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या 1 महीने तक पाकिस्तान युद्ध कर सकता है भारत के साथ, 2 महीने तक कर सकता है? कितने दिन का तेल है? तेल कितने दिन का है साहब? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? देखिए, हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान कुछ शुरुआत ऐसी करता है तो उस दिन ही उसका खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अनुमान ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये अनुमान करते हैं कि आज पाकिस्तान की जो हालत है वो 7 से 10 दिन तक उसके पास आर्म्स एम्युनिशन है। उसके पास ना तो टैंकों के लिए अभी वो ऑयल है, ना लुब्रिकेंट है, ना फ्यूल है। और अगर ऐसे में हमारी भारतीय नौसेना अरेबियन सी को ब्लॉक करती है, जो कि मैं समझता हूँ जरूर कर रही होगी, तो उसको वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हफ्ता 8 दिन भी नहीं चल पाएंगे। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि भारतीय सेना अरेबियन सी ब्लॉक कर सकती है, उनको ऑयल मिलना बंद हो सकता है और कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी भी है। 7 से 10 दिन आप बता रहे हैं कि 7 से 10 दिन तक ही युद्ध कर सकती है? मतलब ये अगर इस तरह की वो पहले हिमाकत करती है, पहली बात तो है कि लड़ाई मनोस्थिति होनी चाहिए। लड़ाई के लिए पूरा राष्ट्र एक साथ होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ के आसिम मुनीर या उनके जो कोर कमांडर हैं अगर इस तरह का बेवकूफ़ी भरा कोई काम करेंगे तो उनको उनका वही हालत होगी जो कि 1971 में हुई। और एक बात आपको याद रखना चाहिए कि 1971 में ये टेररिस्ट अटैक करते हैं चारों तरफ, उसका कारण वही है। 1971 में पाकिस्तान ने ये समझ लिया था कि पारंपरिक रूप से वो युद्ध में भारत से जीत नहीं सकते, कन्वेंशनल वॉर में। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, आप जो कश्मीर में जो हालत हुई 1998 में, 89 में तो हुई, मैं वहीं था तब। जैसे कश्मीर में जो कार्रवाई हुई 1989 में,
और उसके बाद रूबिया सईद को अगवा किया गया, हजरत बल में इनके टेररिस्ट अंदर घुसे, तो वही तो शुरुआत थी। अच्छा, और आप वहीं पर थे तब, जनरल जी हाँ, भंडारी? मैं वही था। जी हाँ, मैं वही था। तब आपकी रैंक क्या थी उस वक्त? मैं उस टाइम कर्नल था, मैं ब्लैक कैट्स में था उस टाइम। अच्छा, ब्लैक कैट कमांडो को आप लीड कर रहे थे? जी हाँ। तो जी। उसमें ही आपने सुना होगा एक अल फरहान का ग्रुप भी वहां पर था, जिसमें 4 फॉरेनर्स थे, फ्रेंच ऑफिसर था, एक अमेरिकन ऑफिसर थे, उनके 2-3 एक थे। उन्होंने उनका गला काट दिया था अल फरहान ने, और उसके बाद वो गायब हुए। वो भी इसी इलाके में हुआ जहां अभी हरकत हुई है। वो भी घटना पाकिस्तान नहीं कराई थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, वो डाउट ही नहीं है, उसमें तो इनके अच्छा। प्रतिनिधि यहाँ आ गए थे। जी जी, आप कह रहे हैं अमेरिका कि के कमांडो। पाकिस्तान आपको मैं आप जो बात कहना चाह रहे हैं जनरल साहब, मैं दोस्तों को बता दूं, जनरल साहब जिन्होंने 71 की युद्ध लड़ा, पाकिस्तान को हराया, कारगिल का सारा ऑपरेशन जनरल साहब के साथ हाथ में था, और भी कई बड़े ऑपरेशन करे, ब्लैक कैट कमांडो के भी जो ये आप कह सकते हैं लीडर थे, ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान अगर युद्ध लड़ता है तो जो स्थिति है, जो असेसमेंट है, 7 से 10 दिन युद्ध लड़ पाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कन्वेंशनल वार पाकिस्तान अवॉइड करना चाहेगा, टैक्टिकल अप्रोच करेगा, लो कन्फ्लिक्ट यानी आतंकवादी हमले, इस तरह की घटनाओं से हिंदुस्तान को वो कहीं ना कहीं हमलावर होगा, फुल स्केल वॉर वो नहीं करेगा, ये कह रहे हैं। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप आर्मी के स्ट्रेटजिस्ट रहे जनरल साहब, मान लीजिए ये चर्चा जो सवाल दोस्तों के आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर पाकिस्तान युद्ध में जाता है, भले ही वो 2 दिन की लड़ाई हो, 3 दिन की लड़ाई हो, तो उसका साथ चाइना देगा, यानी एक सीमा पर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे और दूसरे सीमा पर चाइना डिस्टरबेंस कर सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 मोर्चे खुल जाएं भारत पर? क्या आपको लगता है चाइना हस्तक्षेप करेगा, चाइना दखल देगा जनरल साहब? जी नहीं, चाइना का भी पाकिस्तान के साथ कोई मोह भंग है, कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर आपने चीन के वक्तव्यों को सुना है, तो चीन ने बड़े ओपनली बोला है कि हम इस जो अटैक हुआ है, जो हमारे लोग मरे हैं, उनकी हम भर्त्सना करते हैं, दैट्स ऑल। बल्कि उनके खुद अरबों रुपए डॉलर का सामान अंदर लगा हुआ है पाकिस्तान में, उनके अपने लोग मरे हैं वहां पर, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं, देयर नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। ये एक डिप्लोमेटिक वार्तालाप होते हैं, दैट इज ऑल, नथिंग बियॉन्ड दैट। नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि चाइना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि चाइना बॉर्डर पर आज की तारीख में इंडो चाइना बॉर्डर पर डिस्टरबेंस तो है, और हमारी नोक झोंक भी चीन के साथ हुई है, क्या चीन इस मौके का फायदा नहीं उठाएगा? आपको ऐसा लगता है? और अगर नहीं उठाएगा देखिए, तो क्यों नहीं उठाएगा? मैं बताता हूँ आपको, 2 कारण है। देखिए, भारत का जो ट्रेड है, अगर आप ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो 2 कंट्रीज के साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेड है, अमेरिका के साथ और चीन के साथ। तो कोई भी राष्ट्र, आज चीन की जो माली हालत है वो नहीं है जो कि पहले थी। तो चीन एक पाकिस्तान के लिए, अभी पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है। अगर आप देखिए अभी हाल में, फिर उसने पैसों की दरकरार की है लोगों से कि भाई पैसा दीजिए, वहां पैसा नहीं है। तो कहाँ चीन का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यहाँ कुछ नहीं है। अभी इतना बोलने के लिए काफी है, जो उनका पैसा लगा हुआ है पाकिस्तान में, भारत में? वो अभी खुद ही फील करते हैं कि हमारा पूरा लॉस है वहां पर। क्योंकि बलूचिस ने बोल दिया है कि हम चीनी कोई प्रोजेक्ट को, जो भी वहां पर है, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जी। जब आप कारगिल युद्ध लड़ रहे थे, तो सामने पाकिस्तान था, और इस तरफ अगर आप देखें तिब्बत की तरफ या लद्दाख की तरफ तो चीन था। क्या आपको उस वक्त, क्योंकि आप सारा ऑपरेशन कारगिल का देख रहे थे जनरल साहब, क्या आपको उस वक्त डर लग रहा था कि कहीं चीन जो है वो कहीं पीछे से हमला ना कर दे, घात ना लगा दे? तो क्या कारगिल युद्ध लड़ते समय ऑपरेशन आप संभाल रहे थे, क्या बैक ऑफ द माइंड चाइना आपको खटक रहा था? और चाइना को फिर आपने डील कैसे किया? क्या भारत के विदेश मंत्रालय ने चाइना को डील किया, या चाइना खुद कारगिल में आपको डिस्टर्ब करने नहीं आया सामने? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था, तो हमें चीन की तरफ से कोई कोई वो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि ये कूटनीति के विषय होते हैं, कुछ आप स्टेटमेंट देते हैं कूटनीति के लिए। तो कारगिल का वॉर 3 महीने का करीब चला, 2.5 महीने से ज्यादा चला।
अगर आपको याद होगा कि जो जी। कारगिल का इंट्रूजन इनका 4 मई 1999 को शुरू हो गया था और जो बाद में ये जुलाई तक चलता रहा, तो कहीं भी चीन ने इसमें कुछ नहीं किया, इसमें कोई बात ही नहीं की। बल्कि ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं उनके डीजीएमओ को मिला था अटारी में, तो उस टाइम भी पाकिस्तान के। उन्होंने जी हाँ, जब क्या हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे डीजीएमओ को वहां भेजा था कि आप, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की थी पाकिस्तान की, अपने डीजीएमओ को भेजिए वहां पर, अब आपका खेल खत्म हो गया है। तो मैं भारत के डीजीएमओ के साथ था, मैं उस टाइम वहां ब्रिगेडियर था, तो उन्होंने सिर भी नहीं उठाया अपना वहां पे जब बातचीत करते रहे वो। तो कहने का मतलब यह है कि उनको ये दुख था असली में कि इतनी लड़ाई हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन चीन ने कुछ भी, कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, इसमें कुछ भी नहीं किया। तो चीन जी। की तरफ से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिकॉज चीन के जो डिप्लोमेट है उनकी डिप्लोमेसी बड़ी गूढ़ है। उनको क्या मिलेगा आप पाकिस्तान से ऐसा करके, कोई मतलब नहीं, कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं है। जी। बड़ी बात जनरल साहब ने कही। जनरल साहब ने कहा कि जब कारगिल युद्ध का ऑपरेशन ये संभाल रहे थे, उस वक़्त भी चीन सामने नहीं आया, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के हेड डीजीएमओ के साथ जब बैठक हुई, उस बैठक में जनरल साहब भी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात का मलाल था कि दुःख की घड़ी में इस नाज़ुक मौके पर चीन ने उनका साथ नहीं दिया। और इनका एक तर्क है जनरल साहब का, स्ट्रैटेजिस्ट का, इनका ये कहना है कि चीन का भारत से इतना ज़्यादा व्यापार है, बिलियन डॉलर में $100 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार है, एक्सपोर्ट्स हैं उसके। वो कभी भी चाइना इतने बड़े ट्रेड पार्टनर को के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तौर पर चीन पाकिस्तान का प्रोत्साहन कर सकता है पीठ पीछे, लेकिन बिल्कुल। सामने नहीं आएगा, ये वो कह रहे हैं। जनरल साहब, अब असली सवाल पर आते हैं और ये जी सवाल भी है, पाकिस्तान के कई मंत्री कह रहे हैं, वहां के कई रिटायर्ड फौजी कह रहे हैं, आप जैसे जनरल भी कह रहे हैं वहां पर कि साहब हिंदुस्तान एक बात ना भूले, हमारी प्रोफेशनल सेना है और हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास शाहीन मिसाइल है, 170 न्यूक्लियर वारहेड है हमारे पास। और ये जो मिसाइलें हैं, इसकी जो मुंह है, इसका जो फेस है भारत की तरफ है, हमारे निशाने पर हिंदुस्तान है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है और इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जनरल साहब, ये धमकी है, ये गीदड़ भभकी है, या वाकई पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, आपने ये बात मुझसे पूछी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह की गीदड़ भभकी या इसी तरह धमकियां। की बातें, हाँ, इसी तरह की बातें पाकिस्तान ने 99 में भी की थी। कारगिल के टाइम। देखिए, जी हाँ, उस समय भी यही था कि न्यूक्लियर स्टेट है। अगर आपको याद है कि जब इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तो उसके बाद वो ये कहते थे कि इसलिए इन्होंने बनाया कि क्योंकि पारंपरिक युद्ध तो होता नहीं है भारत के साथ, उसमें कभी जीत नहीं सकते, उन्होंने कहा एक डेटरेंट होना चाहिए। तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसको बोलते हैं, हम अगर कुछ हो जाएगा हम इसको आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप ये न्यूक्लियर बॉम्ब को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल होता है। और ये आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब अंततः ये एक्सिस फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस के बीच में युद्ध हुआ, वो आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितनी बड़ी थी, तब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटम बम डाले थे। तो ये जो एटम बम वगैरह इस्तेमाल है, कौन इस्तेमाल कर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल रहा है आपका पाकिस्तान का, क्या मतलब है, उनकी स्टैंडिंग क्या है, बोलने को तो कोई भी बोलता है। यहाँ आपने देखे, हमारे भी बड़े लोग इस तरह के बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ये कोई, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तुक नहीं है कि आप बोलेंगे कि हमारे पास एटम बम है, मुंह यहाँ लगे हुए हैं। उस किस्म से तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय जो एटॉमिक पावर है, मिसाइल पावर है, ड्रोन पावर है, उसके सामने पाकिस्तान तो कहीं खड़ा हो ही नहीं सकता है। क्या कारगिल युद्ध के समय जनरल साहब आपको लग रहा था ऑपरेशन में कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अब युद्ध हार रहा है और हारते हारते, जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ, मरता क्या ना करता, आपको उस वक्त लग रहा था कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ना
भारत के अगेंस्ट जो है प्रेस कर दे बटन, ऐसा लग रहा था, या आप कॉन्फिडेंट है कि न्यूक्लियर बम जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा पाकिस्तान, भले ही कारगिल का युद्ध हार जाए? उस वक्त आपके देखिए, माइंड में क्या चल रहा था, सच बताइए मैं आप जनरल मैं साहब, बताता हूँ पूरा देश मैं सुन रहा है आपको आपको। बताता मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यह था कि जब भारत ने यह निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो हमने जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसमें ये निर्णय लिया हम लोगों ने बड़ा सोच समझ के कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार नहीं जाएंगी। तो मतलब कहने का कि ये चीजें कुछ इस तरह से चलती रही कि हमें पता चल रहा था कि ये जो न्यूक्लियर बम वाली बातें सब ये ढकोसला मात्र है। ये ऐसे कि जब राष्ट्र में कुछ है ही नहीं, आपका राष्ट्र ही खोखला है, आप क्या करेंगे, आपकी क्षमता ही नहीं है। तो न्यूक्लियर बम की थ्योरी को जनरल भंडारी, जो आर्मी के स्ट्रेटेजिस्ट, दो दो युद्ध जीता पाकिस्तान पे, इनका ये कहना है कि भाई न्यूक्लियर बम भूल जाइए, वो सिर्फ और सिर्फ एक धमकी दी जा रही है कि भारत युद्ध ना लड़े। अब अगर असली सवाल पे आ जाते हैं, जी असली सवाल ये है, क्योंकि आप थिंकर हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जनरल हैं इस वक्त आप आर्मी में, हर आदमी आपको सल्यूट करता है। इस वक्त के भी जो सेना चीफ हैं वो भी आपसे जूनियर हैं बहुत साल, सारे लोग आपको सल्यूट करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साहब, मोदी जी के पास अब ऑप्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर, ये जो सरकार है इसके पास ऑप्शन क्या है? क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे एयरफोर्स से, और जहां पीओके में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जहां साजिश रची गई, आज भी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है मुजफ्फराबाद पीओके में, क्या हम उन ट्रेनिंग कैंप्स को वहां पर बॉम्बिंग करेंगे? नंबर एक। या कुछ हम और सोच रहे हैं, हम राजस्थान सेक्टर में भी घुस सकते हैं, या फिर हम नेवी की मदद से कुछ करेंगे? पहला ऑप्शन क्या, आपको क्या लग रहा है कि भारत क्या एयर स्ट्राइक करेगा जब भी करे? देखिए, ऑप्शंस पहली क्या हैं? बात तो ये, हाँ मैं आपको इससे पहले कुछ और चीजें हमको समझना जरूरी है। सबसे पहले हमारी जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ वो 3,323 किलोमीटर है, मुझे याद है। और लाइन जी ऑफ कंट्रोल ही 740 किलोमीटर है, लाइन ऑफ कंट्रोल 740। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर जो आपका जम्मू कश्मीर में है वो तकरीबन 201 किलोमीटर है। और उसके बाद आप सियाचिन में जाते हैं, एजीपीएल जिसे हम बोलते हैं, वो है 110 किलोमीटर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, सुना ना आपने, उन्होंने इस जी तरह जी का जी। जिक्र किया है। तो देखिए, शिमला एग्रीमेंट को तो कभी उन्होंने रेस्पेक्ट ही नहीं किया। शिमला एग्रीमेंट को रेस्पेक्ट करते तो 71 बात नहीं होती, 71 होता, 99 नहीं होता। तो जी पहला विकल्प तो यह है भारतीय सेना के लिए, सिर्फ सेना के लिए, कि आप इस 740 किलोमीटर के इलाके में अपने ऑब्जेक्टिव ढूंढिए। और ये ओके, कार्रवाई हो रही है, अब ये कार्रवाई हो रही है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, गॉट आज इट। का ऐसा आपका कहना है कि एक, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको मानने को तैयार नहीं पाकिस्तान, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट नहीं मान रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे भारत की सेना बढ़ सकती है, ये पहला विकल्प है। ठीक है, अगला आप विकल्प क्या है कि आप आपको लगता है हाँ, जो मिलिट्री के, वहां आर्मी के जो पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, पाकिस्तान जिसे स्पॉन्सर करता है, क्या उन आतंकी ट्रेनिंग शिविरों को भी बम्बार्ड कर सकती है भारत की एयरफोर्स? देखिए ऐसा है कि जितने ये ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं या जो कि लॉन्च पैड होते हैं, वो जब इस तरह का वातावरण होता है वहां से छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। हमारा जो मुद्दा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, भारत का जो एम है वो है पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेंथ को तबाह करना। असली में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी प्रॉब्लम सिविलियन के साथ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है पाकिस्तानी माइंडसेट की, पाकिस्तान आर्मी की, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनके इंस्टॉलेशन, जहां उन्हें तकलीफ होगी, जहां दुख होगा, जहां उनका नुकसान होगा। वो हेडक्वार्टर हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, एयरफील्ड हो सकते हैं, बड़े बड़े उनके जो मिलिट्री के जहां बनाने की चीज है ये हो सकते हैं। जब तक हम इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप ये 50-60 आदमियों के ऊपर फायर करके या इनके ऊपर कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा टारगेट ये है, जब तक हम पाकिस्तानी सेना
के ऊपर नुकसान नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज एक दूसरी चीज। तीसरी चीज यह है कि आपके 3 अंग हैं, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1971 की लड़ाई में मुझे याद है कि हमारे नेवी के मिसाइल बोर्ड ने कराची हार्बर को जला दिया था, आपको शायद याद हो। जी जी 1971 में हमारी मिसाइल बोर्ड ने कराची हार्बर में हमला किया था। 1971 की बात कर रहा हूं मैं। जी 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 आज आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं अरेबियन सी में, ठीक है ना। जी विक्रांत भी है और दूसरा भी तैयार है। और आज भारतीय नौसेना विश्व में चौथी 5वीं नौसेना के रूप में जानी जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कब कब कैसे और किस मिकदार में ये कार्रवाई होगी, इसके ऊपर मंथन चल रहा है। और ये प्लान वगैरह, ये प्लान फिर कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी में प्राइम मिनिस्टर को पेश किए जाएंगे। और ये पेश किए जाते हैं इस किस्म के प्लान मिलिट्री ऑपरेशन रूम में। जो पहली मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, वो एक औपचारिक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ठीक है पानी बंद कर दो, इनको बंद कर दो, डिफेंस अटैची बंद कर दो। वो प्रतीकात्मक थी। जी आप समझ रहे हैं मैं बड़ी क्या बोल बात रहा कही हूँ? दोस्तों, जनरल साहब ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उस पर ही अटैक नहीं करना है, बल्कि कहीं ना कहीं जो भारत की नौसेना है वो भी अपना करिश्मा दिखाएगी अरेबियन सी में, अरब सागर में। आज भारत के 2 बड़े आप कह सकते हैं जहाजी बेड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बनाएंगे। बहुत सी ऑपरेशनल चीजें भंडारी साहब, जनरल साहब डिस्कस नहीं कर रहे और हमें करनी भी नहीं चाहिए। मोटा मोटी इनका ये कहना है कि सिर्फ आप आर्मी को मत सोचिए, आप ये भी दिमाग में रखिए कि भारत की नेवी भी बहुत तगड़ी है और उतनी ही तगड़ी एयरफोर्स है। तो क्या एयरफोर्स भी कुछ ना कुछ, उसका भी एक अटैक का गेम रहेगा? वो भी एक विकल्प खुला हुआ है मोदी सरकार के पास। देखिए, ऐसा होता है कि भारतीय एयरफोर्स जो है आज विश्व की काफी तगड़ी एयरफोर्स में जानी जाती है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एक्शन होगा, अगर अगर जैसे मैंने पहले बताया लाइन कंट्रोल में भी अगर एक्शन होगा तो भारतीय वायुसेना भी उसमें हिस्सा लेती है। ये अकेले नहीं होते, वो कवर देती है थल कवर सेना देती को। है, स्ट्राइक करेगी, इंटरडिक्शन करेगी अंदर जाके। और वो तो 300 400 500 किलोमीटर अंदर जाके तबाही कर देगी। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों सेनाएं, तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। कोई भी जी ऐसा ऑपरेशन नहीं होता जहां पर कोई अलग अलग नहीं होता कोई भी। चलिए भंडारी साहब, जनरल साहब बहुत कुछ बता दिया। अब मैं इससे ज्यादा, क्योंकि भाई युद्ध का माहौल है, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में आपसे नहीं पूछूंगा और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस तरह के जी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो पाकिस्तान में भी देखे जाएं और फिर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी जनरल साहब ने 3-4 बातें कही हैं। एक तो इन्होंने ये कहा है कि भाई ये न्यूक्लियर बम वाला, जब ये कारगिल युद्ध लड़ रहे थे तब भी न्यूक्लियर बम की धमकियां आई थी, लेकिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल असंभव है, हो ही नहीं सकता। कारगिल में भी नहीं हुआ है और ना ही इस युद्ध में, अगर अगर ये युद्ध होता है तो उसमें भी नहीं होगा। दूसरी चीज इन्होंने करी कि चाइना जो है, चाइना का हिंदुस्तान से इतना ज्यादा व्यापार है, खरबों रुपए का व्यापार है। चाइना कूटनीतिक तौर पे पाकिस्तान के साथ दिखेगा, लेकिन मैदान में सीमा पर भारत के सामने नहीं आएगा, ये इनका कहना है। तीसरी बात इनका ये कहना है कि रूस हो, अमेरिका हो, बड़ी बड़ी जो देश हैं वो सब भारत के साथ हैं। और चौथी चीज इन्होंने कही कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि वो 7 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं लड़ सकती। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी में तमाम गुटबंदियां हैं। जनरल मुनीर के खिलाफ कुछ अफसर हैं, 100 से ज्यादा अधिकारियों ने, अफसरों ने आर्मी के इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसी स्थिति में गुटबंदी है और ये गुटबंदी भी कहीं ना कहीं झलकेगी। तो 4-5 चीजें कही हैं और इन्होंने विकल्प के बारे में बताया है कि मोदी सरकार के पास, मिस्टर मोदी के पास जो विकल्प हैं वो है एलओसी के अंदर घुस के जो है वो पाकिस्तान के जो आर्मी के इंस्टॉलेशन हैं उनको तबाह कर सकते हैं। ट्रेनिंग कैंप्स पर जो है उसको कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक हो सकती है और कुछ करिश्मा जो है भारत की नेवी अरब सागर में दिखा सकती है।
और फिर हम बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं गए। ये आप दोस्तों अप्रिशिएट करेंगे। जनरल साहब आप आए, आपको एक सैल्यूट हमारी तरफ से, दोस्तों की तरफ से। 71 का युद्ध धन्यवाद। जीता आपने, 71 का युद्ध जीता, 99 का युद्ध जीता, और आपकी आज इतनी रिस्पेक्ट है कि आज के जो आर्मी चीफ हैं वो भी आपके बहुत बहुत जूनियर हैं। आपको गार्जियन कहा जाता है, पितामह कहता है, और इतनी अच्छी तरह से समझाया, इतनी बढ़िया आपने जुबान हिंदी बोली और चीज़ों को इतना आसान कर दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत सैल्यूट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जनरल धन्यवाद। भंडारी फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। धन्यवाद।